नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त देव। बहुजन टीवी में आपका स्वागत है। आज एक शो हम और करने जा रहे हैं। आज मेरे सामने एक ऐसी पर्सनालिटी बहुजन टीवी ने लाके रख दी है जो कि किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। वो है RKMB कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर तनिंद्रा जी। आइए डॉक्टर तनिंद्रा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। मैडम, आपसे मेरा पहला सवाल है, आप इतने बड़े पद पर पहुंचे, आपने शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा काम किया, आपने और दूसरे फील्डों में भी अच्छा काम किया। मैं ये देखता हूं कि आप एक बहुत आगे निकल गए और मैं आपको बहुत सारे स्टेजेस पर भी देखता हूं। ये मोटिवेशन आपको कहां से मिली? आपकी इसके पीछे कौन है? जरा कुछ थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। भारती जी, शिक्षा के क्षेत्र में तो मैं पहले से ही मेरी रुचि थी। बचपन से ही शिक्षा का मुझे शौक था, रुचि थी, और मैं अपने स्कूल में भी प्रथम ही आती थी, आगे ही रहती थी इस फील्ड में। और समाज सेवा का भी बचपन से ही शौक था, लेकिन अभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी इस क्षेत्र में जाने की। तो अभी इस पद पे आई हूँ, तो शिक्षा के क्षेत्र में तो जुड़ी हुई हूँ, लेकिन अब समाज से भी जुड़ गई हूँ। तो मैंने आपसे एक पर्टिकुलर सवाल पूछा मैडम कि एक हर आदमी के पीछे कहानी होती है, हर आदमी के पीछे एक मोटिवेशन होती है, हर आदमी के पीछे, जैसे आपने एक नॉर्मली सुना होगा कि हर मर्द के पीछे एक औरत होती है। वो एक कॉमन सी बात करते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किसी भी मोटिवेशन को कुछ भी करने के पीछे एक चीज होती है, वो क्या है? आपका कोई ऐसी घटना है कि आपको लगा कि मैंने ये इतने बड़े टीचर ही बनना है, इतने बड़े प्रोफेसर बनना है? क्या था इसके पीछे, क्या मोटिवेशन था? देव जी, मेरे पिताजी स्वर्गीय, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो भी एक अध्यापक थे। अच्छा। सबसे सबसे पहली प्रेरणा तो वही थे, के स्रोत थे वही थे। और पढ़ाई लिखाई में मैं बचपन से ही शौक था, समाज सेवा का भी जुनून बचपन से ही था। लेकिन पिताजी ने मुझे बहुत प्रेरित किया हर फील्ड में। साहस उनकी ही देन है, और मेरे पूरा जो परिवार है, बुजुर्ग जो हमारे थे, वो भी मेरे मोटिवेशन का स्रोत है। वेरी गुड। दर्शकों, मैं आपको डॉक्टर तनिंद्रा जी के बारे में छोटी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। डॉक्टर तनिंद्रा जी एक हमारा हिमाचल का बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है, उसके प्रोफेसर हैं, और मेरे ख्याल से शिक्षा में इन्होंने डॉक्टरेट की है। शिक्षा में की है मैम? अच्छा, शिक्षा में। ये शिक्षा का क्या है, कैसा, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताओ कि शिक्षा में कैसे वो PhD होती है, क्या है? शिक्षा विषय जो है ना जी देव जी, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक रहता है मेरे लिए। क्योंकि जब भी कोई मुझसे सवाल करता है कि आप क्या पढ़ाते हो, किस विषय के टीचर हो, तो मैं जब कहती हूँ कि मैं एजुकेशन पढ़ाती हूँ, मैं एजुकेशन की टीचर हूँ, तो आगे से सवाल यही उठता है कि शिक्षा तो ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है? बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं है पता कि एजुकेशन अपने आप में ही एक विषय है, जिसको हम जैसे B.Ed जब हम बोलते हैं, मैं थोड़ा समझना चाह रहा था जी, अब M.Ed जब हम एक्सप्लेन करते हैं, तब जाके लोग समझ पाते हैं कि अच्छा कौन सा क्षेत्र है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा समझाना भी मुश्किल हो जाता है, तो हमें इस तरह से लोगों को समझाना पड़ता है। मैडम, मैंने देखा है कि आप बहुत सारे कार्यक्रम में जाते हो, और बहुत सारे आप चीफ गेस्ट के रूप में भी मैंने आपको बहुत सारे स्टेज पर देखा है। और एक दूसरी आपकी भूमिका मैंने और देखी, आप जजेस की भी भूमिका करते हो। तो आपका जो है, ये दोनों चीजें जो है, एक तो मुख्य अतिथि बनना, दूसरा तो किसी को जज करना, ये क्या है मैम आपको? ये क्या, कौन सी क्वालिटी है कि लोग पूरे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या गवर्नमेंट के हो या स्टूडेंट वेलफेयर के हो, जो ये आप लोगों को इस तरह से अप्रोच करते, किस तरह का रहता है मैडम? जरा थोड़ा बताओ मेरे को। देखो, मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हूँ, तो कॉलेज लेवल पे भी हमारे ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं, तो वहाँ का भी कुछ एक्सपीरियंस है। और इससे पहले भी मैं स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ऑफ ट्रेनिंग SCRT सोलन में भी मैं इसी पद पे कार्यरत थी। तो वहाँ की भी का भी मुझे एक्सपीरियंस है, 6-7 साल मैंने वहाँ काम किया है। तो वहाँ भी इसी तरह का कार्यक्रम रहता था। नेशनल लेवल तक के कार्यक्रम हम आयोजित भी करते थे, ऐसे कार्यक्रमों में जाते भी थे। और यहाँ तो लड़कियों का कॉलेज है, तो यहाँ भी ऐसी गतिविधियाँ होती रहती है। तो
समाज सेवा का मेरा पैशन है, तो इसके साथ जुड़ गए हैं तो लोग इनवाइट करते हैं। बिल्कुल सही है मैडम, बहुत बढ़िया मैडम। एक मैं आपसे एक पर्टिकुलर सवाल करना चाहता हूँ मैम। आप जब शिक्षा की बात है तो मैं चाहता हूँ कि ये मैं आपका पूरा आज का जो शो है मैं इस शिक्षा पर ही आपसे बात करूँ। नेक्स्ट में जब भी आपको मौका मिलेगा मैं आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में जरूर बात करूंगा। श्रोता मैं आज मैडम से इन चीजों के बारे में, ये शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह की हमारे समाज डेवलप हो रहा है और किस तरह की शिक्षा की जरूरत है आज हमारी सोसाइटी को, और हमारा समाज अगर जो हमारा नीचे का तबका है जिसको हम बोलते हैं निम्न वर्ग है, गवर्नमेंट भी यही अप्रोच करती है कि वो तबका ऊपर आना चाहिए। जो तो अमीर लोग हैं वो तो अपने बच्चों को कहीं भी पढ़ा सकते, कुछ भी कर सकते। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो रिच के बच्चे हैं वो अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है मैम, और जो पुअर के बच्चे, गरीब का बच्चा, वो गरीब वाली एजुकेशन ले रहे हैं। क्या मानते हैं आप मेरे इस लॉजिक को, क्या कहते हो, क्या आजकल सही ऐसा ही हो रहा है? देव जी, आपने एक साथ मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, मैं एक एक करके इनका जवाब आपको देना चाहूंगी। आपने कहा कि एजुकेशन किस ओर जा रही है और कैसी शिक्षा हमारे समाज को आज मिल रही है। मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हूं तो शिक्षा की बात जरूर करूंगी। देखो, गांधी जी ने भी कहा था कि शिक्षा जो है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी है, और एजुकेशन की जो डेफिनेशन यही है, हम परिभाषित ही इसी तरह से करते हैं एजुकेशन को, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। ट्रिपल एच, बिल्कुल सही है। ट्रिपल एच मीन्स एजुकेशन फॉर हैंड, एजुकेशन फॉर हार्ट एंड एजुकेशन फॉर हेड। हाथ के लिए शिक्षा, मस्तिष्क के लिए शिक्षा और हृदय के लिए शिक्षा। मैम मैं आपको यहीं रोकना चाहूंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करूंगा, मुझे भी ट्रिपल एच का पता नहीं। दर्शकों, ये एक जब भी हम किसी पर्सनालिटी को लाते हैं, ऐसी चीज जो हमें नॉलेज नहीं होती है जिन चीजों की, जो बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं, इनसे ये चीजें निकल के आती हैं। तो ट्रिपल एच, मैंने तो ट्रिपल एच होटल का नाम सुना है मैडम कि कोई ट्रिपल एच होटल है, तो मैंने ट्रिपल एच मीन्स है कि एजुकेशन फॉर शिक्षा के क्षेत्र में ये टर्म बड़ी प्रसिद्ध है। ये शिक्षा विधि जरा रिपीट करेंगे आप फिर से जरा? ट्रिपल एच, एजुकेशन फॉर हेड, यस एग्जैक्ट, एजुकेशन फॉर हार्ट एंड एजुकेशन फॉर हैंड मींस ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। जब हम इन 3 एच को डेवलप करते हैं तभी हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाती है, सर्वांगीण विकास तभी संभव है। मस्तिष्क का विकास, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारी जो मेंटल पावर्स है उसको डेवलप करे। मेंटल पावर्स में हमारी कौन कौन सी पावर्स आती है, जैसे हमारी थिंकिंग एबिलिटी होती है, सोचने समझने की क्षमता है, हमारी लॉजिक करने की क्षमता है, तर्क वितर्क करने की क्षमता, और हमारी और भी हमारा एटीट्यूड है, इंटरेस्ट है, ये सारी मेंटल प्रोसेसेस है। जब शिक्षा वो है जो इन प्रोसेसेस को, इन प्रक्रियाओं का विकास करे। दूसरा, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे हार्ट को इंप्रूव करे। बिल्कुल। जब हमारी हृदय की जो विकृतियां हैं, अगर मनुष्य में वो विकृतियां रहेगी तो हम रियल सेंस में शिक्षित नहीं हो सकते हैं। रियल एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। शिक्षा हम इसको सिर्फ डिग्री से जो है परिभाषित नहीं कर सकते, ठीक है। ये बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है। हमारी जो मनोवृत्तियां हैं, हमारा जो हृदय की जो हमारी विकृतियां हैं, अगर वो हमारे हृदय में रह जाती है तो वो शिक्षा किसी काम की नहीं है। मैडम मैंने आपसे एक पर्टिकुलर सवाल पूछा था। तीसरा एच में कर लूं? एच करो आप, क्लियर ना जी। तीसरा एच है एजुकेशन फॉर हैंड। अच्छा, एजुकेशन फॉर हैंड। जब वो शिक्षा ही क्या जो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पाए, यानी कि वोकेशनल एजुकेशन। जब तक हम हाथ को डेवलप नहीं करेंगे, हैंड्स को, इनकी स्किल को डेवलप नहीं करेंगे, तब तक रियल सेंस में शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं ट्रिपल एच जी। तो शिक्षा, एजुकेशन फॉर हैंड, हार्ट एंड हेड जी, एग्जैक्ट। बहुत बढ़िया। ये एक दर्शकों ऐसी एक नई चीज आती है सामने जब हम किसी डिस्कशन को लाते हैं। एक सवाल मैडम मैंने आपसे पूछा था, छोटा सा जवाब देना अपने। एजुकेशन फॉर रिच, एजुकेशन फॉर पुअर, क्या ये असमानता है हमारी सोसाइटी में? देखिए, हमारा सामाजिक ताना बाना जो है वो कुछ इस तरह का है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी अभी थोड़ी गड़बड़ है। वो भी हमारी रियल सेंस में लोअर तबके तक अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि
हमारी शायद प्रणाली में भी खामियां है, हमारा ताना बाना भी ऐसा है, सामाजिक ताना बाना कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वो वीक ही रह जाता है और जो अपर क्लास है वो आगे बढ़ जाती है। मतलब यूं कहूं मैं कि एक जो एम्प्लॉयज का बेटा, डॉक्टर्स का बेटा डॉक्टर बन रहा है, ये कह सकते हैं आप, किसान का बेटा डॉक्टर बन रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी भी पहुंच उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए अच्छा, थी। अच्छा, अच्छा। अभी सिस्टम में भी गड़बड़ी है। अच्छा, अच्छा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि शिक्षा जो है नीड बेस्ड होनी चाहिए। मैम जरूर मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में जरूर मैं कोशिश करूंगा कि आप हमें और वक्त दें, और ये जो शिक्षा की एक नई और पुरानी जो पद्धति आई है, इस पर हम नेक्स्ट में जरूर बात करेंगे। मैं उसकी बात भी करना चाहूंगी। बोलो। अगर उस पॉलिसी की मैं बात नहीं करूंगी अच्छा। तो हमारा ये शो अधूरा ही होगा। अभी रिसेंटली 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। यस यस, उसकी बात। इसमें ये मुझे उसकी बहुत अच्छी चीजें लगी है कि हम वो चीज में प्रणाली की बात जो मैंने की, तो हम जो एजुकेशन में वो चीज पढ़ रहे हैं जो आगे जाके हमारे कहीं काम ही नहीं आता है। बिल्कुल। जैसे मैथमेटिक्स देख लो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स में वीक होते हैं, बहुत ही कम बच्चों का इंटरेस्ट इसमें होता है और कुशल भी होते हैं इसमें। ज्यादातर बच्चे देखे गए हैं कि इसमें इतना नहीं कर पाते हैं, तो उस वजह से या तो उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, या फिर उनका जो स्कोर है वो गिर जाता है, या फिर वो पिछड़ जाते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये प्रावधान किया गया है कि 8th तक ही मैथमेटिक्स वो कंपलसरी रूप से स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद 9th में ही बच्चों को अपने विषय चुनने की छूट दे दी जाएगी। अभी तक ये आगे 11वीं कक्षा में +1 में जाके ये छूट मिलती थी हमें, लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 2020 जो आई है, इसमें 9th क्लास से ही आपको ये चॉइस मिल जाएगी। तो आई थिंक ये बच्चों के लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा कि जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट होगा उसमें वो शुरू से ही चला जाएगा। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। मैंने देखा मैडम आप बहुत सारे, क्योंकि हम ये बहुत बड़ा बहस का लंबा विषय हो जाएगा, मैं एक और पर्टिकुलर सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप बहुत सारे इसमें सोशल सेक्टर से जुड़े हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, बहुत सारे कैंप्स करते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच जाते हैं। आपको क्या लगता है जो ये हमारा जो निम्न वर्ग है, जिसमें कि हम कह सकते हैं जो अब मैं पर्टिकुलर नाम तो नहीं लूंगा, जो हमारा ऐसा वर्ग है, क्या उनके लिए वो शिक्षा 75 इयर्स के अंदर क्या पहुंची है? वो शिक्षा क्या वो सही मायने में डेवलप हो रहा है? क्या वो विकसित होने के गार पर है, या वो फिर उसी वैश्य सर्कल में घूम रहा है? क्या है आपका मैडम? 75 इयर्स में नो डाउट एजुकेशन लेवल नीचे तक पहुंचा है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आज आपके सामने खड़ी ना होती। लेकिन फिर भी कई बाधाएं हैं अभी भी। अच्छा। जो अभी भी जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो निम्न वर्ग है, वहां तक किसी के पास फीस नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। किसी के पास सपोर्ट नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, है ना, और बच्चों को आगे तक ले जाने के लिए संसाधन भी नहीं है। तो अभी भी दिखते हैं, ऐसा नहीं है सब, लेकिन परिवर्तन बहुत आया है और धीरे धीरे आता है। समाज में परिवर्तन आया है, लोग विकसित हो रहे हैं, आर्थिक रूप से भी समृद्ध हो रहे हैं, लेकिन अभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए, हम उसको नहीं छू पाए हैं जो हमें जहां होना चाहिए था। श्रोताओं, मैं मैडम से एक विषय पर और बात करना चाहता हूं कि एजुकेशन क्या है और एजुकेशन क्यों जरूरी है। ये मैं एक बात, मैडम में थोड़ा समय मुझे बोलने दो, आप जरूर इस विषय पर लंबी बात करना, मेरे पास टाइम है अभी। तो एजुकेशन क्या है? अब एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट चले, एक रियल एजुकेशन है, एक क्रिएटिव एजुकेशन है। मतलब रियल एजुकेशन भी आपको पता है, क्रिएटिव एजुकेशन। मुझे एक घटना याद आ रही है कि लोग जो है अब डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं, फलाना बनना चाहते हैं। होता क्या है, जिसमें मैंने पढ़ाई की है मैं वो नहीं बनाऊं, मैं कुछ और ही काम करता हूं। जिसके लिए मैं सोचता था मैं ये बनूंगा, मेरी वो पढ़ाई तो कहीं काम आ ही नहीं रही। मैं अपनी, जैसे एक आदमी होता है कुछ करता ही नहीं है, पढ़ता है वो पढ़ता ही नहीं है। बाद में किसी ने उसको कहा कि यार एक कैनवास ले लो, आप एक बड़ा कैनवास ले लो, आपको छोटी मोटी पेंटिंग करनी आती है, आप पेंटिंग करो। और ऐसी एक मेरी जीवन में एक घटना है, मेरा एक दिल्ली में एक दोस्त है, तो उनके साथ भी ये एक घटना हुई। किसी ने बोला आप बिल्कुल अनपढ़ हो, आप कुछ जानते नहीं, पढ़ा ही नहीं, स्कूल जाते ही नहीं थे। एक कैनवास लिया, उस और एक पेंटिंग करनी आती थी, एक बड़ी सी पेंटिंग बनाई, और वो पेंटिंग उसकी यूएसए में 50 लाख की बिक गई। तो आदमी ने कुछ किया ही नहीं, उसको पता ही नहीं। तो वो एक क्रिएशन जो है ना, जो एक जिसको बोलते हैं कि क्रिएटिव एजुकेशन। तो आप इसमें कैसे देखते हो आज? क्योंकि आज नौकरी तो मिलनी नहीं है,
आज रियल सेंस में देखा जाए तो जिस फील्ड में हम जाते हैं वो फील्ड अब बहुत ज्यादा कंपटीशन आ गया है, और कंपटीशन के पीछे बहुत सारे एक वो भी आ गए हैं, इसमें क्या कह सकते हैं आप, कोचिंग सेंटर, वो भी एक स्कैम है कि बच्चों को पकड़ो भाई, सपना दिखाओ कि हम आपको डॉक्टर बना देंगे, इंजीनियर बना देंगे, उसमें हम आईएएस बना देंगे, हमारे कोचिंग वो लो, आप उससे कोचिंग लो हमसे। तो आप कैसे देखते हैं कि जो रियल सेंस में एजुकेशन जो आनी चाहिए, रियल एजुकेशन जो एक क्रिएटिव एजुकेशन है, आप तो शिक्षाविद है, आपके पास रिसर्च है, आपने बुक्स लिखी हैं, तो अब मैं आपसे ये पर्टिकुलर सवाल पूछता हूँ कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो? देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन था कि एजुकेशन क्या है, रियल एजुकेशन क्या है। एजुकेशन इज एक्चुअली मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इन पॉजिटिव वे। जन्मजात हम में बहुत सारी नेगेटिव और पॉजिटिव क्वालिटीज होती है। रियल एजुकेशन वही है जो हमें हमारी जो पॉजिटिव क्वालिटीज है उसको बाहर निकाले, हमारे अंदर जो भी प्रतिभाएं हैं उसको बाहर निकाले, टू ड्रॉ आउट द बेस्ट फ्रॉम ए ह्यूमन बीइंग, उसको निखारे, उस प्रतिभा को आगे लाए और उसका संपूर्ण विकास करे, उस प्रतिभा का, उस टैलेंट का। रियल एजुकेशन वही है। और एजुकेशन का, जैसे मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, जन्म से ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जन्म से मृत्यु तक ये प्रक्रिया चलती है, सीखने की प्रक्रिया, वही रियल एजुकेशन है। इसको एक औपचारिक एजुकेशन, एक अनौपचारिक एजुकेशन में हम देखते हैं। औपचारिक एजुकेशन, आप स्कूल जाते हैं, वहां आप शिक्षा ले रहे हैं, वो औपचारिक एजुकेशन है। और एक अनौपचारिक एजुकेशन है जो आप हर जगह, हर कहीं से एक्सपीरियंस ले रहे हैं, चाहे वो घर में है, चाहे वो खेल के मैदान में है, चाहे बाजार में है, आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और ये प्रक्रिया मृत्यु तक चलती रहती है। शिक्षा ये है। दूसरा, आपने कहा कि रियल एजुकेशन की जो हम कर रहे हैं वो हमारे काम नहीं आता है। उसका कारण क्या है कि जो हम में जन्मजात प्रतिभा है, जो हम जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट है, जिस चीज में हमारा एटीट्यूड है, उस दिशा में हमें एजुकेशन लेनी चाहिए। होता क्या है कि हम इंटरेस्ट हमारा किसी और फील्ड में होता है और चुन हम गलती से या किसी भी प्रेशर में गलत फील्ड चुन लेते हैं, तो फिर वो हम उसमें मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं और वो कहीं काम नहीं आती है हमारे। हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है। अब शिक्षा का काम क्या है कि उसको पहचानना और उसको बाहर लाना, उसके उस टैलेंट को उभारना और उसमें ही आगे सक्सेस पाना। अब मैं आपसे एक, जब हमें कहीं चूक हो जाती है तब हम पिछड़ जाते हैं। बिल्कुल सही है। अब जो हमारी जो ये शिक्षा है, ये शिक्षा क्या करती है? मैं एक दर्शकों में एक चीज अपनी भी रखता हूँ, अपनी, मुझे भी बोलने का बहुत ज्यादा शिक्षा पर शौक है। तो जब भी कोई स्टूडेंट बाहर निकलता है तो अगर हम उनसे पूछे कि आपको क्या पता है कि हाउ टू अर्न द मनी, क्या आपने शिक्षा में ये पढ़ा है, सिखाया आपको कि हाउ टू अर्न द मनी, आप पैसा कैसे कमाते? एक यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट बाहर निकलता है तो उसको पता ही नहीं होता कि हम शिक्षा, उस शिक्षा का क्या फायदा, कि हम पैसा कैसा कमाए। नंबर एक। नंबर दो, एजुकेशन हमें जुनून करना क्यों नहीं सिखाती है मैडम? दो चीजें मैं आपसे, पर्टिकुलर सवाल है मेरा ये बहुत ज्यादा। एक जुनून का मतलब है को काम करना, तो मैंने वो करना ही है, वो शिक्षा हमको देने में मुझे लगता है कि वो नाकाम है। नंबर दो, अगर छोटा सा सवाल है कि हाउ टू अर्न द मनी, हम पैसा कैसा कमाएं, वो हम 15 साल वहां लगाते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, पर ये सवाल वहां ना पूछा जाता है, ना इसकी ट्रेनिंग होती है। जब बाहर आता आदमी फिर भटकता रहता है, लंबी कतारें लगती हैं किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। आप इस पर जरूर टिप्पणी करो। देखिए, एजुकेशन का काम क्या है, जैसे मैंने पहले भी कहा, ट्रिपल एच, मस्तिष्क का विकास करना। ठीक है, शिक्षा ओवरऑल डेवलपमेंट करती है हमारी, वो हमें एक्सपर्ट भी बनाती है, हर चीज में कुशल बनाती है। चाहे वो रोजगार लेना है, चाहे वो व्यवसाय है, तो उसमें भी हमें एक्सपर्ट बनाती है। चाहे वो कोई और काम है, एजुकेशन वही है जो हमें कुशल बनाती है, हर जगह हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट करती है। चाहे वो सामाजिक विकास है, चाहे वो हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, चाहे वो हमारा सामाजिक विकास है, चाहे वो आर्थिक विकास है, इन सब में शिक्षा का योगदान रहता है। ठीक है, रियल सेंस में एजुकेशन वही है जो हमें दो वक्त की, जैसे मैंने पहले भी कहा कि रोटी का अगर हम जुगाड़ नहीं कर पाते हैं, वो शिक्षा किस काम की है? तो अगर जब हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छी तरह से होगी, अच्छी एजुकेशन हमें मिलेगी, तो हम एक्सपर्ट हो जाएंगे उसमें।
जब कहीं एक ही फील्ड में, कहीं एक ही दिशा में जा रही है और दूसरे फील्ड में हम नहीं कर पा रहे हैं विकास, तो तब हम पिछड़ जाते हैं इसमें। जब ओवरऑल डेवलपमेंट हमारी अच्छी तरह से होगी तो हम एक्सपर्ट हर क्षेत्र में होंगे। जब एक्सपर्ट होंगे तो हम रोजगार पाने में और अपना जो लाइफ स्तर है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको भी बढ़ाने में हम सक्षम हो पाते हैं। दर्शकों, मुझे विश्वास है कि जो प्रोफेसर साहब आज कह रहे हैं, जरूर अपने बच्चों को भी इस तरह से कहते होंगे कि जो शिक्षा है, शिक्षा आदमी को कैपेबल बनाती है, शिक्षा आदमी को अर्निंग करने की लिए नहीं है, सिविलाइज बनाती। पहले तो सिविलाइजेशन आती है। ह्यूमन बीइंग एक अच्छा है। सबसे पहला उद्देश्य जो एजुकेशन का है वो एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना है, एक ह्यूमन क्वालिटीज उसमें लाना है। मैंने पहले भी कहा, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इन पॉजिटिव वे, जो एक जो पॉजिटिव क्वालिटी हम में लाए, दया, करुणा, संवेदनशीलता, कोऑपरेशन, ये चीजें अगर हम में नहीं है, संस्कार हम में नहीं है, तो शिक्षित होकर कोई फायदा नहीं है, तो सिर्फ वो डिग्री मात्र है। मैडम, आपसे एक सवाल, दो सवाल है मेरे पास। एक फ्रीडम और दूसरा था डर। वो क्या है मैडम? ये क्या बोलते हैं आप इस पर? बार बार मैं जब कैंप में जाता हूँ, मैंने आपका एक कैंप किया था कहीं, एक कवर ना, तो उसमें आपने ये कहा कि डर है लोगों को। वो किस तरह डर? मैं बताता हूँ, थोड़ी सी भूमिका बांधता हूँ। डर हमारे समाज में ऐसा व्याप्त है, अगर आप इसके हाथ से पानी पी लोगे तो तुम्हें बीमार हो जाओगे जी। तो वो क्या है ऐसा? आपने दो बातें बोली, हाँ जी, पूछिए मुझसे। एक फ्रीडम और दूसरा डर। फ्रीडम सभी जानते कि स्वतंत्रता, ठीक है। जब हम अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से सामने रख सकते हैं, अपनी लाइफ जो है अपने तरीके से जी सकते हैं, तब हम अपने आप को मानते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। लेकिन ये स्वतंत्रता का भी एक लिमिट है। जहां दूसरों की स्वतंत्रता को हमारी फ्रीडम से खतरा हो जाए, तो वहां हमारी स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। तो हमारी एक लिमिट है। हमें स्वतंत्र, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बोल दे और जो दूसरे की स्वतंत्रता में खलल डाले। एक स्वतंत्रता में हम हर तरह से अपने आप को फ्री महसूस करें। दूसरा है डर। सामाजिक ताना बाना हमारा ऐसा है कि अभी भी हमारे समाज में ऐसी विषमताएं हैं, ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे अभी भी हम पार नहीं पा सके हैं। जो छोटा बड़ा भेदभाव, असमानता, ये सारी चीजें हमारे समाज में अभी भी विद्यमान है। और वीकर सेक्शन अभी भी हमारे कमजोर वर्ग है। महिलाएं हमारा कमजोर वर्ग है, दलित हमारे कमजोर वर्ग है, मजदूर वर्ग। तो ये अभी ये जो है इस लेवल पे नहीं आ पाए हैं जहां इनका डर खत्म हो जाए। जहां तक फ्रीडम की बात है मैम, फ्रीडम का मतलब है हम फाइनेंशियली फ्रीडम, हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या? हमारे पास सोशल फ्रीडम है क्या? हमने अभी भूख से आजादी पा ली है? हिंदुस्तान की विडंबना कि 80 करोड़ लोगों को हमारी गवर्नमेंट भोजन दे रही है। तो और ये आप देखो कि ये चीजें हैं कि अभी हम हिंदुस्तान में मुफ्त में भोजन बना रहे हैं। 80 करोड़ ऐसी जनसंख्या जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं, अपना भोजन खुद अर्न नहीं कर सकते। ये हमारी बहुत बड़ी विडंबना है। मैंने एक सवाल आपसे पूछा था कि जो महिलाओं की स्थिति है, जो वीकर सेक्शन है हमारा, लोअर जो सेक्शन है, जिसको कि गवर्नमेंट भी टारगेट करती है, बहुत सारी स्कीमें आती है उनके लिए, बहुत सारे उनको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट भी सोच रही है। तो क्या देखा आपने? क्या वो जो वीकर सेक्शन के नीचे के लोग हैं, क्या वो आने ऊपर कभी आ पाएंगे हमारे? मुझे नहीं लगता। मैंने तो आज अपने इसमें देखा है कि वो लोग, वो सही ढंग से वो महिलाएं आगे आ रही हैं। उसी दिशा में तो हमारा प्रयास है। हम यही तो चाह रहे हैं कि वो आगे आए। ऐसा नहीं है कि हमारी महिलाओं में टैलेंट की कमी है या वो कुछ उसमें वो जानती नहीं है। जब हम जाते हैं लोगों के बीच में, बहुत सारा टैलेंट सामने आता है। लास्ट ईयर जो हमने अंबेडकर जयंती यहाँ पे ठियोग में ऑर्गेनाइज की थी, उनमें से मैं भी उस सोसाइटी की एडवाइज़र हूँ और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में ही थी। तो हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म महिलाओं को दिया था और इनवाइट किया था उसमें अपनी प्रतिभा को दर्शाने के लिए। तो हमने देखा कि बढ़ चढ़ के जो महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। महिलाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है, वो चाहे गाँव की महिलाएं क्यों नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है और प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर हम उनको आगे लाएं, उनको प्लेटफॉर्म दें, तो नो डाउट वो बहुत अच्छा कर सकती है। लेकिन अभी भी बहुत पीछे हैं। वजह है मैंने कह दी है आपको कि आत्मविश्वास की कमी और अपॉर्चुनिटी की कमी। मैडम, नेक्स्ट शो में आपसे जब भी मिलेंगे, ये सारी चीजों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे। ये कॉन्फिडेंस क्या होता है, आत्मविश्वास कैसे आता है, ये आत्मविश्वास गवर्नमेंट लाएगी कि ऑर्गेनाइजेशन लाएगी, कौन इसके लिए प्रयास कर रहा है, कौन करेगा,
कैसे हम अपलिफ्ट करेंगे उन लोगों को। आप हमारे शो पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देव जी, आप बहुजन टीवी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ आने का अवसर दिया और बहुजन टीवी के दर्शकों से रूबरू होने का भी अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। हमारे बीच डॉक्टर तनिंद्रा जी, शिक्षाविद, शिक्षा की बहुत बड़े टीचर, बहुत बड़े प्रोफेसर हमारे साथ आज हमारे शो पर आए। आपने हमारे शो को देखा, आपने हमारे शो को अप्रिशिएट किया, आपने हमें बहुत सारे कमेंट्स दिए, आपने बहुत सारा सब्सक्रिप्शन दिया हमें। तो मैं आपसे नेक्स्ट कौन हमारे शो पर होगा, आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं ज्यादा ना कहता हुआ मैं एक बार फिर से डॉक्टर तनिंद्रा जी का धन्यवाद करता हूं और सभी श्रोताओं का धन्यवाद।